नमस्कार साथियों, मैं देवसी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं विरासत एकेडमी में। आज हम लोग लेके आ गए हैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके टॉप 50 एमसीक्यू। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़े थे, टेलर का प्रिंसिपल पढ़ा था, और फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स थे, और क्या कहते हैं डब्ल्यू टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, उसके अंदर 8 टेक्निक्स थे। उन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू, टॉप टॉपिक वाइज एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एमसीक्यू आए हैं, वो हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, इसको करने के बाद आपका प्रीविजन, प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा इस एमसीक्यू से करने के बाद, और उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे आने हैं। चलिए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का महत्व क्या है बच्चों। डिवीजन ऑफ वर्क, क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का ये महत्व है? नहीं, ये तो प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल का प्रिंसिपल है एक। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक क्या कहते हैं, इसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इसके बाद क्या, साइंटिफिक डिसीजन, जी हाँ, इसका आंसर है साइंटिफिक डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी चीजें क्या करते हैं हम लोग, साइंटिफिकली सोच के फिर उसका डिसीजन लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, साइंटिफिक डिसीजन। ठीक है, स्केलर चेन भी क्या है, हमारा एक तरीके का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पूछा था कि उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का महत्व कितना है, कितना कितना वो एक दूसरे कितना इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए हमारा। तो किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, साइंटिफिक डिसीजन होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस रिजल्ट इन, क्योंकि पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों सिग्निफिकेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों सिग्निफिकेंट है? क्या ये इनिशिएटिव लेने के लिए बोलता है इसलिए, या अडाप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी इसलिए, या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए बोलता है, या इसलिए, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो सिग्निफिकेंट है उसका रिजल्ट क्या आता है। उसके रिजल्ट में क्या आता है कि जो हमारा रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम यूज करें कि कम रिसोर्सेज में भी हम लोग ज्यादा रिजल्ट निकाल के लेके आ सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है बच्चा, अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ, क्या किस लिए सिग्निफिकेंट है ये, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, कि मैनेजर को इंसाइट्स को रियलिटी में बदलता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट, या ऑल ऑफ दिस। आपको बताना है इसमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट क्या है, क्या महत्व है, मतलब क्या क्या महत्व है। इससे तो आपने पिछला क्वेश्चन में पढ़ा, एक तो ये था। उसके बाद आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक फीचर पढ़ा था कि ये डायनेमिक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये भी हो गया। जब दो हो गए तो ऑटोमेटिक पहला भी हो जाएगा, क्या मैनेजर्स को इनसाइट प्रोवाइड करता है कि क्या कब क्या डिसीजन लेना है, कब कैसे किस सिचुएशन में बिहेव करना है, किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। तो ठीक है, अगला क्या हो जाएगा लास्ट में इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्या आप टिक कर क्या होगा बच्चा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ मैनेजेरियल प्रिंसिपल, अ मैनेजेरियल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर। एक मैनेजरियल प्रिंसिपल है, किसके गाइडलाइन होती है, किसके लिए, आर्ट एंड साइंस के लिए, अथॉरिटी एंड प्रमोशन के लिए, या डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि जो हमारा प्रिंसिपल था, जनरल प्रिंसिपल, मैनेजरियल प्रिंसिपल है, वो किसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एक डिसीजन मेकिंग। जब भी हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं फंस जाते हैं उस चीज में, तो हमें जब डिसीजन लेने की जरूरत होती है तो हमें कौन हेल्प करता है, हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। जब भी हम डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर की बात आएगी, कहाँ हमको मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कब हेल्प करेगा हमको, किस चीज में, डिसीजन लेने में। ठीक है बच्चों, अब
ठीक है, आर्ट एंड साइंस में तो करेगा नहीं, अथॉरिटी एंड प्रमोशन में तो नन ऑफ दिस। तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर क्या होगा हमारा, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अगला क्या है, द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, कि पूछा है कि नेचर प्रिंसिपल मैनेजमेंट का नेचर क्या है। आप लोग बताइए इसका क्या कहते हैं, ऑप्शन देख के बताइए। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, या कंटिंजेंट, या फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, या ऑल ऑफ दिस। आपने उसके नेचर पढ़ा था, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था क्या क्या उसके नेचर होता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, हाँ पूरे देश में, पूरे देश के यहाँ पे भी अप्लाई होगा, इस क्या कहते हैं अमेरिका में भी अप्लाई होगा, ठीक है, ये भी है। कंटिंजेंट मतलब ये भी था, कंटिंजेंट सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा भी होता है। जी हाँ, ऐसा तो नहीं बताया था कि ओवरनाइट कोई सो के आया और उठ के कुछ भी बोल देगा तो उसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। तो ये इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, तीनों है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी भी होती है, कंटिंजेंट भी होता है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन ये भी होता है, ठीक है बच्चों। इसका पचवे का डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्या है, ये देखिए किसका क्वेश्चन है, सीयूईटी 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका पी वाई क्यू। पी वाई क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, साइंस है कि आर्ट है कि बोथ है। आपको फटाफट ये बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारा, साइंस है कि आर्ट है कि बोथ है। मैं तो कहूंगा साइंस है, आप कहोगा आप कहोगे कि आर्ट है। तो उससे अच्छा होता है हम दोनों आपस की एक दूसरे की बात मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बोथ ए एंड बी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा साइंस भी है और आर्ट भी है। ये साइंस को भी ये इसकी कुछ क्या कहते हैं, कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, कुछ कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ थ्योरीज हैं। तो साइंस हो गया, आर्ट मतलब कौन किसको किस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर ले रहा है, वो हो गया। और इसीलिए ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारा क्या है, दोनों है, साइंस एंड आर्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए और आपको आता भी होगा, ठीक है। कि ये स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन में आपको इसलिए कहता हूं कि इसको याद करने के लिए इसको समझना नहीं है, इसको आपको याद करना है। कैसे, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, फेडरिक विंस्लो टेलर। कौन, फेडरिक विंस्लो टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर, ठीक है बच्चों। फ्योल किसके हैं, प्रिंसिपल ऑफ ये जनरल मैनेजमेंट के, ये जनरल मैनेजमेंट के फादर है। एफ डब्ल्यू टेलर किसके हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है बच्चों। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं गलत हो गया आप फ्यूल को मत करके आना। पूछा है कौन, साइंटिफिक, तो साइंटिफिक के लिए कौन होगा हमेशा, एफ डब्ल्यू टेलर साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, who has developed the method of who has developed the method of should substitute the rule of thumb throughout the organization। पूछा गया कि कौन इसमें से डेवलप किया रूल ऑफ थंब को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में। तो कौन है बच्चों, रूल ऑफ थंब किसका था, ये किसका प्रिंसिपल था रूल ऑफ थंब बच्चों, एफ डब्ल्यू टेलर का। आप लोगों ने देखा पढ़ा था, क्या था, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, ये पढ़ा था। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा था, नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, आप लोगों ने ये भी देखा था। और एक था
डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। ठीक है, अब ये चार आपने चार चीजें पढ़ी थी साइंस में, इसमें पूछा है कौन डेवलप किया रूल ऑफ थंब को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों F.W. टेलर साहब। ठीक है, आप लोग आंख बंद करके टिक करके आओगे, कौन डेवलप किया है? F.W. टेलर साहब ने। हु क्लासिफाइड द मैनेजमेंट थ्योरी, अब पूछा क्या कि मैनेजमेंट की थ्योरी को किसने क्लासिफाई किया। ठीक है, आप बोलोगे आप तो इस चैप्टर में दोनों लोग को पढ़े हो, फेडरिक विंस्लो टेलर ने भी किया, हेनरी फ्यूल ने भी किया, कुछ थ्योरीज दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बोथ ए एंड बी। मैनेजमेंट की थ्योरी को दोनों ने, किसी ने इसको एज अ जनरल ट्रीट किया, किसी ने एज इट इज इसको साइंस ट्रीट किया, किसी ने इसको एज अ साइंस, किसी ने इसको एज अ जनरल मैनेजमेंट ट्रीट किया, तो मैनेजमेंट थ्योरी दोनों लोगों ने दिया तो उसलिए इस हिसाब से फेडरिक विंस्लो टेलर भी हुए, हेनरी फ्यूल साहब भी हुए। ठीक है, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको स्टैटिक पोर्शन एज इट इज याद करके जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके बिजनेस स्टडीज चैप्टर में, आप इनको लगातार पढ़ते हुए चले आ रहे होगे, आपने बोर्ड्स की एग्जाम में भी अच्छे से पढ़ा होगा इन लोगों के बारे में, इन लोगों को आपके नाम को आपको एकदम अच्छे से याद कर जाना है, F.W. टेलर साहब और हेनरी फ्यूल साहब को। ठीक है, और कौन क्या चीजें दिए हैं वो भी आपको याद कर ले जाना है। अगला क्या है? हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट आपने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर देखा, उसका अब हेनरी फ्यूल है किसके? हमारे जनरल मैनेजमेंट के फादर। किसके? जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है? हेनरी फ्यूल। ये वो फादर की बात नहीं होती, बातें होती कौन इस फील्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, कौन इस फील्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, किसका नाम है अच्छा खासा। ठीक है, इसीलिए उनको एक उपाधि दे दी जाती है, एक नाम टैग दे दिया जाता है फादर का। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन है? हेनरी फ्यूल हमारे जनरल मैनेजमेंट के फादर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है। क्या डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल साहब की, तो ये दो नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? फंक्शन क्या है, तो ये नहीं होगा। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेट नॉट इंडिविजुअल, ये भी नहीं। ये क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो फंक्शंस क्या है हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे क्या है? फंक्शंस हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्या है? डैश रिक्वायर्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अननेसेसरी रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट इंक्लूडिंग अ पर्सनल टाइम एंड एनर्जी। ये चीजें आप लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हो, तो इस चीज को आप बहुत ही आराम से सोच के आंसर देना है, ये आंसर आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, क्या है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? डैश रिक्वायर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अननेसेसरी रिसोर्सेज, ठीक है, यूज टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट इंक्लूडिंग पर्सनल टाइम एंड एनर्जी। तो एफएससी आपको क्या जानना है? इफेक्टिवनेस में आप क्या करते थे कि कोई भी चीज आपको ऑन टाइम की बात होती थी। ऑन टाइम यहाँ पे कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो अननेसेसरी रिसोर्स को, वेस्टेज को कम करना है, कॉस्ट को कम लाना है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इफिशियंसी। क्या होगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम वेस्टेज में कंप्लीट कर देना, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इफिशियंसी। ठीक है, अगला क्या है? मैनेजमेंट मस्ट इंक्लूड, मैनेजमेंट क्या किसको इंक्लूड करना चाहिए? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, हिट एंड कंट्रोल, बोथ ए एंड बी। तो फटाफट बताओ मैनेजमेंट किसको कंट्रोल करेगा? एफिशिएंट मस्ट इंक्लूड किसको इंक्लूड करेगा? एफिशिएंसी को भी करेगा, इफेक्टिवनेस को भी करेगा।
तो मैं क्या मेरे पास सीबीटी में दो ऑप्शन टिक करने को रहेगा कि मैं ए भी टिक कर लूं बी भी टिक कर लूं? नहीं, तो उसका एक अलग से ऑप्शन दिया रहेगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ठीक, कि मैनेजमेंट एफिशिएंसी को भी इंक्लूड करे और इफेक्टिवनेस को भी इंक्लूड करे। ठीक है बच्चों, अगला क्या है? द इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। क्या है? इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट, वन दैट डिलीवर्स मोर विच वैल्यूज और अचीव बेटर आउटकम। क्या पूछा है? कौन सी ऐसी एबिलिटी है कि बढ़िया रिजल्ट देने के लिए होती है? वन दैट डिलीवर्स मोर वैल्यूज और अचीव्स ए बेटर आउटकम। तो ये पूछा है कौन सी इसमें से चीजें हैं जो ज्यादा अच्छे से होंगी। ठीक है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सिक्स सिग्मा या ओनली ये? तो इफेक्टिवनेस इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट। इफेक्टिवनेस किसकी एबिलिटी है? बेटर रिजल्ट देने की, जो डिलीवर्स मोर वैल्यू और अचीव्स है बेटर आउटकम। इफेक्टिवनेस में आप कोई भी चीज ऑन टाइम अच्छे से करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इफेक्टिवनेस। अगला क्या है? विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट से कौन सी काइंड की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है? ह्यूमन प्रॉब्लम या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम? की पूछा गया है कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न मतलब करंट मैनेजमेंट है, वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बच्चों? ह्यूमन प्रॉब्लम की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम? बच्चा, ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो ह्यूमन प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है कि एम्प्लॉइयों के बारे में, एम्प्लॉयज की जो दिक्कतें होती हैं उन सब चीज़ों को भी ठीक करता है। और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिक्कतें आ रही, कहाँ हमारी इफिशियंसी कम हो रही है, कहाँ हमारी लॉस हो रहा है, उन सब प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम भी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको बच्चों? बोथ ए एंड बी। ऐसा नहीं जो मॉडर्न मैनेजमेंट सिर्फ वन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सोचता है, वो एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचता है, एम्प्लॉयज का बेटरमेंट भी सोचता है। अगला क्या है कि फ्रेडरिक टेलर वॉज इन्वॉल्व विथ डैश वाइल हेनरी फ्यूल वॉज मोस्टली इन्वॉल्व विथ डैश। पूछा है कि जो फ्रेडरिक टेलर थे, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो थे, वो किस में ज्यादा इन्वॉल्व थे और हेनरी फ्यूल किस में ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो मैं आपको क्लास जब लिया था तो आपको मैं ये बताया था, जो फ्रेडरिक विंस्लो साहब थे वो बेस से उठ के आए थे। बेस मतलब ग्राउंड लेवल से, इसीलिए वो प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन से ऐसे उठ के आए थे, तो वो ग्राउंड वर्कर्स के मजबूती के बारे में ज्यादा बात करते थे। बट जो हमारे फ्यूल साहब थे वो किस में ज्यादा करते थे, इन्वॉल्व थे? जो मैनेजमेंट फंक्शन, जो मतलब जो हमारे क्या कहते हैं जनरल मैनेजमेंट की बात होती थी उसकी ज्यादा करते थे। तो वही पूछा है कौन किस में ज्यादा इन्वॉल्व था? फ्रेडरिक साहब हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में, वाइल हेनरी फॉर किस में थे? ब्रॉडर मैनेजमेंट फंक्शंस में ज्यादा इन्वॉल्व थे। ये सब चीजें आपको की चीजें हैं जो आपको अलग बनाएंगी बाकी बच्चों से, कि ये सब क्वेश्चन आप एडवांस के क्वेश्चन है, आपके कहीं पूछा गया था या कहीं पढ़ाया गया था। हम लोगों ने आपको बताया था कि ये जो जो टेलर साहब हैं वो बेस लेवल से आए थे, बेस लेवल से उठ के, मतलब फैक्ट्री लेवल से, ग्राउंड लेवल से एज अ वर्कर काम करके उठे थे। बट जो मैं फ्यूल साहब थे वो हमेशा से टॉप लेवल पोजीशन पे रहे, उन्होंने जनरल मैनेजमेंट की बात इसीलिए की, इसीलिए पूछा है कौन किस चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व था। तो हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में क्या कहते हैं, हमारे प्रोडक्शन सिस्टम में फ्रेडरिक टेलर साहब थे, और फ्यूल साहब हमारे किसमें इन्वॉल्व थे? ब्रॉडर मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो ये सब चीजें आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगी बच्चा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आप क्या समझ, बस इतना याद रखना है कौन कहाँ से याद उठ के आया था। अगर वो चीजें आपको जानोगे तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पूछा है इसमें से कौन सी चीजें सही हैं किसके रेफरेंस में? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रेफरेंस में। तो पहला ऑप्शन क्या है? द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन।
तो ये चीज तो है ही, मैं आपको स्टार्टिंग से बताया हूँ कि प्रिंसिपल क्या है, हमारे गाइडलाइंस हैं, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरा क्या है, द प्रिंसिपल डिनोट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल क्या हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जी हाँ ये भी था। प्रिंसिपल हेल्प्स द मैनेजर टू टेक डिसीजन व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन, और प्रिंसिपल मैनेजर को डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है जहां पे वो फंसते हैं, तो ये भी आंसर सही है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, बोथ, सॉरी बोथ नहीं, ए बी एंड सी आर टू, तीनों ऑप्शन हमारे सही बैठ रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, कि हाँ तीनों क्वेश्चन, ये तीनों फीचर्स हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हैं, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से सटीक बैठ रहा है, लिंक्ड हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको देखिए, पहले हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो चीजें टॉपिक वाइज कवर होती जाएंगी, कि पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर फीचर के बारे में बात होगा। अगला क्या है, फेडरिक टेलर्स आइडियाज दैट द मोस्टली suitable method for performing each task requires to determine is based on which principle of management। ठीक है, कि जो फेडरिक विंस्लो का टेलर था फॉर परफॉर्मिंग ईच टास्क इज रिक्वायर्ड डिटरमाइन ऑन बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर्ड। पूछा गया है जो हमारे फेडरिक विंस्लो साहब थे, उनको उनका उनका जो की फीचर, जो प्रिंसिपल था, किस चीज पे बेस्ड था। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि फेडरिक विंस्लो साहब हमेशा साइंटिफिक चीजों को करने का सोचते थे, देयर इज द वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, वो हर चीज को साइंस से लिंक करना चाहते थे। ठीक है, कोई हिडन मेथड नहीं ट्रायल करना चाहते थे। इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेडरिक विंस्लो साहब ने कौन सा, उनके प्रिंसिपल मैनेजमेंट कौन सी चीजें थी। तो आप क्वेश्चन में देखना है, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर, इसके बारे में बात हुई थी, नहीं। साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर, नहीं। फ्रेंडली एसोसिएशन बिटवीन मैनेजर एंड लेबर, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस टू इन्फॉर्म मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए जिससे मैनेजमेंट का क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने का एक साइंटिफिक एनालिसिस, हर चीज की एक साइंटिफिक एनालिसिस करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ये फोर्थ। ठीक है, 18 का डी। घबराना नहीं है, हर चीज को समझ के सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा डर लगे कि हाँ ये चीजें ऐसे हो गई वैसे हो गई, तो ऐसा चीजें आपको समझ के करते रहना है, सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अगला क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। क्या पूछा है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन दिस द स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा है, जो ये स्टेटमेंट है हमारा, आप लोग स्टेटमेंट देख रहे हो, वो कौन से फीचर को सूटेबल बैठ रहा है। जो ये लाइन लिखी है, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो सिचुएशन प्रिवेलिंग कर रही है। तो बिहेवियरल, क्या ये लाइन मेनली बिहेवियरल मतलब ह्यूमन से रिलेटेड कहीं बैठ रही है, बिहेवियर मतलब ह्यूमन एम्प्लॉयज की बात हो रही है कि बिहेवियरल नेचर पर डील कर रहा है, नहीं। कंटिजेंसी, कंटिजेंसी पे कर रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट, कहीं ऐसा बात हो रहा है, ये कॉज है। ठीक है बच्चों, ये कॉज होगा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कहीं ऐसा बात हो रहा है कि कोई चीज किस लिए हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसी बात हो रही है। कहीं ऐसा जनरल गाइडलाइंस की बात हो रही है कि हाँ ये ऐसे हेल्प करता है, तो ये इसका आंसर होगा बच्चों कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का मतलब होता है जब वो सिचुएशन अराइव होगी उसके ऊपर वो चीज डिपेंड करेगा। कंटिजेंसी आपने पूछा ना, कंटिजेंसी रिजर्व पढ़ा होगा आपने, असेट साइड कंटिजेंसी, असेट कंटिजेंसी, कंटिजेंट असेट, कंटिजेंट लायबिलिटी, ये सब चीजें पढ़ी। कंटिजेंट असेट्स मतलब होता है, या कंटिजेंट लायबिलिटी, मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने कोई केस कर दिया, वो जमीन विवादित जमीन थी, केस कर दिया, अब आप लोग के ऊपर लायबिलिटी है, अगर आप केस जीतोगे तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई लायबिलिटी जो करंट में अभी नहीं है, वो किसी कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद होगी, वो होगा कंटिजेंट लायबिलिटी या कंटिजेंट असेट, वही होता है। तो कंटिजेंसी मतलब जब सिचुएशन, जो सिचुएशन होगा उसके ऊपर जो डिपेंड करेगा वही होता है हमारी कंटिजेंसी। तो प्रिवेलिंग सिचुएशन के को देख के होगा क्या इसका आंसर बच्चों, कंटिजेंसी। ठीक है, अगला क्या है, द, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाओगे कि क्या है, बट बच्चा ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, बस समझना है क्या,
दे रहा है, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूव comprehension of the interaction between people and material resources for the accomplishment of organizational goal। पूछा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन, इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, लोगों के बीच और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में एक लिंक बनाता है, इंटरेक्शन बनाता है फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज दे रिफर्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट। क्या किसकी बात हो रही है? क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है? क्या फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो रही है? कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो रही है बच्चों? कि आपको बताना है कि मेनली बिहेवियर की जो लाइन लिखी है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंप्रूव कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, इसके बारे में पीपल और मटेरियल में एक इंटरेक्शन करा रहा है, एक लिंक बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को। ठीक है, तो ये बताना है कि ये जो लाइन है आपकी किस फीचर्स को मैनेजमेंट के किस फीचर को ज्यादा अच्छे से लिंक कर रही है। तो जहां पे पीपल की बात हो जाए, पीपल मेंस मटेरियल इन सब की बात हो जाए, तो आपको क्या मैंने बताया था, बिहेवियरल। बिहेवियरल मतलब ह्यूमन नेचर क्या होता है, काफी बिहेवियरल इन नेचर होता है। तो उसको कीवर्ड पकड़ के आपको टिक कर देना है, क्या, मेनली बिहेवियरल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ओनली डी। ठीक है, मेनली बिहेवियरल। अगला क्या है कि अगला क्या है बच्चों कि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू टेक साइंटिफिक डिसीजन। कौन सा है कि कौन सा बता रहा है कि स्टेटमेंट जस्टिफाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू टेक साइंटिफिक डिसीजन, कि कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है कि हर डिसीजन को साइंटिफिकली डिसीजन लेना है। प्रिंसिपल इम्फेसिस लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ, क्या प्रिंसिपल इम्फेसिस लॉजिक पे करता है रेदर देन ब्लाइंड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी, क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोर ऑफ द मैनेजमेंट थ्योरी है। क्या एडहिरेंस टू दिस प्रिंसिपल एड टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन, या प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन दैट कैन बी मॉडिफाइड एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कौन सी चीजें इसमें जस्टिफाई कर रहा है टू टेक साइंटिफिक डिसीजन? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल को डिसीजन लेने पे बोल रहा है। तो इसका होगा क्या, प्रिंसिपल इम्फेसाइज लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। इसलिए कह रहा है साइंटिफिक डिसीजन में क्या होता है, कोई भी चीज के बारे में लॉजिकली बात होती है। ऐसा नहीं है बच्चों की आप अगर लिख दिया गया आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लो, उसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं, कुछ लॉजिक की बात हुई है, कुछ प्रूव्ड हुई हैं चीजें, इसलिए वो उसको मानने को कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया है कि आप कुछ लिख दिया गया आप उसको एज इट इज मान लो। इसीलिए क्या है, प्रिंसिपल एम्फेसाइज लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। अगला क्या है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट लॉजिकल एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, किस डिसीजन को मेन करता है, लॉजिकल और रेशनल डिसीजन मेकिंग रेदर देन बेस्ड ऑन बायस एंड प्रेजुडिस। लॉजिकल होता है और बायस मतलब कोई भी चीज के प्रति एक तरफा नहीं सोचता। द गिवन स्टेटमेंट दैट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल हाईलाइट दैट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू, कि इसमें बता रहा है कि ये प्रिंसिपल क्या है, जो हमारा स्टेटमेंट है किसको अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। क्या साइंटिफिक डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी, या मीटिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो लॉजिकल और रेशनल डिसीजन किसमें होता है बच्चों, हमारा साइंटिफिक डिसीजन। किसमें, साइंटिफिक डिसीजन। हमेशा हम लोग हर चीज को सोच के करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 22 का ए, साइंटिफिक डिसीजन। अगला क्या है, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी अप्लाइड टू द फॉलोइंग काइंड ऑफ वर्क। पूछा गया है जो फ्यूल का प्रिंसिपल है वो किस काइंड ऑफ वर्क पे अप्लाई किया जा सकता है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या था बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क क्या था कि इसको करने से क्या जाता है कि काम को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में
डिवाइड करना। बिग वर्क को, एक बहुत बड़ा काम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट, एक मान लीजिए कोई खेत था, उस खेत में काम करना था, तो अगर एक आदमी सिंगल को बोला जाए सारा काम करने को तो अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट इस खेत को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और हर पार्ट को काम करने के लिए किसी न किसी को दे दिया गया। तो इससे क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, कि स्मॉल बड़े काम को छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। इससे क्या आ जाता था बच्चों, स्पेशलाइजेशन आ जाता था। तो यही पूछ रहा है कि ये जो स्पेशलाइजेशन है हमारा, किससे अप्लाई होगा, फॉलोइंग काइंड, ये हमारा टेक्निकल वर्करों के लिए अप्लाई होगा कि मैनेजर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल के लिए होगा कि मैनेजर, ये बोथ काइंड ऑफ वर्कर, दोनों काइंड के वर्कर होंगे, तो ये बेनिफिट होगा किसी भी, चाहे टेक्निकल काम करने वाला हो चाहे मैनेजरियल। अगर काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो उससे एफिशिएंसी हमारी दोनों की बढ़ जाएगी बच्चों। अगला क्या है, हेनरी फ्यूल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, की पूछा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके हर, आप आगे कोई भी एग्जाम दोगे, बी कॉम, एम कॉम, नेट जेआरएफ, इन सब हर एग्जाम में ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्या पूछा है कि हेनरी फ्यूल, एफ.डब्ल्यू. टेलर किस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के आते हैं, ये आपको याद करना है। किसे, मॉडर्न स्कूल। ये लोग किस स्कूल के हैं बच्चों, मॉडर्न। नियो क्लासिकल मतलब कि पुराना और नया का मिक्सचर। अर्ली पर्सपेक्टिव मतलब बहुत पहले। क्लासिकल मतलब कि एकदम पुराने जमाने के हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये हैं आपके क्लासिकल स्कूल, मॉडर्न नहीं, ये लोग क्लासिकल स्कूल से आते हैं क्योंकि ये लोग पहले के हैं, 90s के हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लासिकल स्कूल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, क्लासिकल, क्योंकि ये लोग 90s के हैं। इस समय करंट में कुछ कोई और का नाम ज्यादा चलता है, जैसे एल्टन मायो ओयो हो गए। ठीक है, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मैनेजमेंट, रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा इसमें ट्रू है। The principles of management has evolved. The principles of management are in the continuous process of evolution. The principles of management are yet to be evolved. पूछा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सटीक बैठ रहा है। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहले ही इवॉल्व हो चुका है, क्या पहले ही हो गया है, उसका इवोल्यूशन हो गया, अब नहीं कोई उस पर काम करना बाकी है। नहीं, ये आंसर गलत, कि हमेशा कंटिन्यूअस, हमेशा चीजें क्या होती रहती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डेवलप होती, मार्केट में नई चीजें आती, नई सिचुएशंस आती हैं, तो कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन चलता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, द कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन। ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या है कि ये क्या आ गया बच्चों 2022, मतलब ये आपका क्या है, PYQ, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ, इसमें पूछा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, नॉट मतलब नहीं, नहीं बताना है, हाँ मत बताइएगा। आर नॉट कौन सा नहीं है, बिहेवियरल भी था, फ्लेक्सिबल भी था, यूनिवर्सल भी था, बट एब्सोल्यूट नहीं था। बिहेवियर भी एक इसका फीचर था, फ्लेक्सिबल अप्रोच रहता है, यूनिवर्सल मतलब हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, बट एट एब्सोल्यूट नहीं था बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड बाय द मैनेजर व्हेन द कंडीशन डिमांड्स। देखिए आप लोग क्वेश्चन की लाइंस को पढ़िए, क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज्ड, मैनेजर बदल सकता है बाय द मैनेजर व्हेन कंडीशन डिमांड, जब कंडीशन आएगी उस तरीके की तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, कि मैनेजमेंट क्या है हमारा, रिजिड है। चेंज वर्ड, चेंज वर्ड मतलब कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज किया जा सकता है बाय मैनेजर, मैनेजर व्हेन द कंडीशन डिमांड, जब भी कंडीशन उस तरीके की है। अगर हम चेंज कर देंगे तो हम रिजिड कैसे हुए, तो रिजिड तो है ही नहीं, ये तो गलत हो गया। फ्लेक्सिबल, चेंज मतलब कि आप एज इट इज थोड़ा सा चीजों को फ्लेक्सिबल हो लेके, तो क्या होगा इसका आंसर, फ्लेक्सिबल। कंटिंजेंट मतलब मैंने आपको बताया एज अ प्रिवेलिंग सिचुएशन में अप्लाई करना। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब ऑल ओवर, यूनिवर्सल हर जगह अप्लाई हो, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, साइज क्या है, कौन सी कंट्री है। तो चेंज वर्ड आ गया, तो क्या है,
फ्लेक्सिबल। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म। अब पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म हुआ। क्या इसका पढ़ा था आप लोगों ने कि बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए वो क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता जिसका आंसर पहला ही हो, ए हो। तो आपको दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, मैं एज अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, एज अ टीचर पर्सपेक्टिव से, कि जिसका आंसर पहला ही हो जाए तो आपको बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बाकी के ऑप्शन कैसे समझाऊं, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ज्यादातर आंसर बी सी डी तक हो, कि आपको मैं सारे ऑप्शंस के गो थ्रू करा दूं। बट अच्छा भी है कि पहले ही आपका कम टाइम के थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म्ड हुआ है, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ओवरनाइट चीजें उठ के चली नहीं आई हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। कोई भी इंसान, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड जो भी थे, वो ऐसा नहीं था कि सो के उठे और बोल दिए कि हाँ ये प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, चलो उसको लिख के आ जाओ। ऐसा नहीं था। कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, फिर जाके वो हमारी चीजें उसको अप्लाई की गई। तो ये है हाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म हुआ है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। रूल ऑफ थंब से नहीं कि हाँ ये हमेशा हमेशा सही होता है तो इस बार भी सही होगा। क्या कस्टमर के एक्सपीरियंस से, कस्टमर के एक्सपीरियंस से नहीं। साइंस लेबोरेटरी में बना नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट को आप साइंस लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है बच्चों। अब आ गया क्या बच्चों टॉपिक, टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। कि which technique of management states that the management should find the best way to perform a task। कि पूछा गया है कि कौन सा मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक था इनका, फ्यूल साहब का, जो बोला था कि द बेस्ट वे टू परफॉर्म द टास्क। कोई भी काम करने का, टास्क करने का एक बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट वे। वो देयर इज द वन बेस्ट ऑफ डूइंग जॉब। ये आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आप लोग मार खाओगे बच्चों। मैं आप क्लास में पढ़ाया हूँ, गलत आंसर दोगे तो, ठीक है। पहला क्या है, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब किसकी स्टडी होती थी बच्चा, थकाई की। किसकी, थकाई। कितना अननेसेसरी, सॉरी ये कितना रेस्ट इंटरवल है, इसकी स्टडी होती थी। टाइम स्टडी मतलब काम कितना लग रहा है। मोशन मतलब अननेसेसरी मोशन था। मेथड मतलब यही है, वन बेस्ट मेथड। हर काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है, ये यही टेक्निक आपको बताना था, बेस्ट मेथड, ठीक है। ठीक बच्चों, ऐसे ही आपको, आप सारे ऑप्शंस को सॉल्व करते हुए चलोगे, सारे ऑप्शंस को समझते हुए चलोगे तो ज्यादा चीजें अच्छी आएंगी समझ में आपको। अगला क्या है, देखिए 2022 का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है बच्चों, 2022 CUET का। Which principle of scientific management states that the employee must avoided when they create suggestion that leads to cost saving within the company। कौन सा ऐसा है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारा cost saving within the which are principle of management state that the employee must be avoided when they create suggestion that lead to cost saving within the company। क्या कह रहा है कि कौन सा सजेशन है जो हमारे इंप्लॉइज को कॉस्ट सेविंग करते हैं, व्हेन दे क्रिएट सजेशन, कोई सजेशन देते हैं जिससे हमारा कॉस्ट बच जाए, ठीक है। तो क्या है, पहला साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट अ डिस्कॉर्ड, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आप कोई चीज को कोऑपरेट करो, इंडिविजुअलिज्म सबके बारे में, कोई इंप्लॉई कोऑपरेट कर रहा है जिससे हमारा कॉस्ट सेविंग हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको 30 क्वेश्चन है जो इस आप सीयूट में, हम लोग इस चैप्टर में अप्रोक्स 90 to 100 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
आज एक छोटा सा वीडियो था ताकि आप लोग मोनोटोनस ना फील करो, बोर ना फील करो, और ज़्यादा अच्छे से डिटेल्ड वे में पढ़ना है इसको और डिटेल्ड वे में, तो आप विरासत एकेडमी का ऐप जो हमारा गूगल प्ले स्टोर पे है उसको डाउनलोड करिए और अच्छे से और डिटेल स्टडी में असर्शन रीजन के क्वेश्चन, रैंक बूस्टर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ने के लिए ऐप में भी आप आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ऐसा विरासत एकेडमी की टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है, ऐसा आपका कोई भी हर्डल नहीं, आपको कोई भी दिक्कत हो विरासत एकेडमी में, आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, कम दे पा रहे हो, तो आपकी सारी क्यूरीज सॉल्व की जाएंगी। आप एक बार कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन। तो आपको इस क्लास में 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपने कवर अप कर लिए कि क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या था, उसके फीचर, नेचर, ये सब क्या थे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास काफी अच्छे वे में समझ आई होगी। और ये क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और बुक में आप सिर्फ एनसीईआरटी की बुक में पढ़ लोगे तो समझ, तो आपको क्वेश्चन को करने के लिए कुछ अलग थॉट प्रोसेस भी लगाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस आप देखे होंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वो सब चीजें आप सोच समझ के करना है, कैसे करना है वो सब हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और दिन रात मेहनत करिए कि आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है आपका उसमें एडमिशन हो। मैं देवर्षि सिंह और आप ये विरासत एकेडमी की टीम आपसे वादा करती है कि हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। ठीक है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। ठीक, नमस्कार साथियों।